सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, ना आता है कुछ मांगने का तरीका, फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, ना आता है कुछ मांगने का तरीका, इधर भी निगाहें करम कमली वाले, ज़माने की झोली भरी जा रही है, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, दो आलम के दाता मेरे सामने हैं, के काबे का काबा मेरे सामने है, दो आलम के दाता मेरे सामने हैं, के काबे का काबा मेरे सामने है, इधर भी निगाहें करम कमली वाले, और ज़माने की झोली
भरी जा रही है, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं। मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसी के साथ आपको बताते चलें कि अब जो सेगमेंट आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं बैंक अल-फलाह के ताबन से। बैंक अल-फलाह, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप दीन और दुनिया, जैसे कि शुजात रईस कदरी साहब कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों लेकर चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैंक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसी के साथ नात जिन्होंने पेश की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, शुजात रईस कदरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट और मजहबी स्कॉलर हैं, मशहूर व मारूफ नातख्वाह हैं। यानी PTV का नाम लें और इनका नाम ना लें तो ऐसा नहीं होता। जब भी PTV का नाम आता है तो इनका नाम साथ ज़रूर आता है, क्योंकि अब ये पहले जब इनका दौर शुरू हुआ तो एक नातख्वाह थे, अब ये एक एकेडमी है जो कि लोगों को फैज़याब करते हैं कि कैसे नात का हुस्न क्या है, उसको पढ़ने का तरीका और सलीका क्या है। इसी के साथ सदारती अवार्ड याफ्ता जो कि पोस्टपोन हुई, हमारी जो 23 मार्च की जो भी तकरीबात थी, जो कि 29 अप्रैल पर चली गई हैं, अब इंशाल्लाह इनको वहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। नॉमिनेटेड कंफर्म्ड अवार्ड है, लेकिन सिर्फ तकरीब होना बाकी है। उसके बाद हम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में आपको वो अवार्ड भी दिखाएंगे और इनसे मिलवाएंगे भी एक नए अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ सालिद जाफ़र भाई, जो कि हमारे उन सवालात के जवाब देते हैं जिसमें हम बड़े दरिया हुरमस हो या जो भी हमारा जितना भी प्रॉब्लम होती है कि हम इकॉनमी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो एक ही नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। इसी के साथ मेजर नदीम साहब, जो कि जब पाकिस्तान ने धाबा बोला और ऐसे करके तैयारियां पकड़े और नीचे फेंक दिए, तो उसमें हमारे साथ पेश थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। छुट्टियों के बाद आए वैसे आप बड़े मेजर हैं आप, लेकिन हम गिला करते हैं। सॉरी फॉर द डिले, कुछ थोड़ी मसरूफियात थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अब नहीं होगा ना, अब तो कंफर्म रहेंगे जी। इंटरप्ट जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धावा पाकिस्तान ने नहीं बोला था, पाकिस्तान के ऊपर नहीं, उसके नहीं अगेंस्ट में जो हमने किया, बहादुरों ने जवाब दिया था। नहीं, वो जो जवाब दिया था ना उनके लिए, तो वो कहते हैं ना, हमने तो अभी हमारे जो हाफिज साहब हैं उन्होंने कहा हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने तो थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, हल्का सा सायरन बजाया तो आंखें बाहर आ गई। सरप्राइज फॉर अस। देखिए, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये पहली दफा हमने देखी जी, और जो यानी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर हमने देखा भाई। सच्ची बात यह है, वरना हमसे 5 गुना बड़ी ताकत उनके पास असलहा भी ज़्यादा, लेकिन सब कुछ जाम हो गया। क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉर थी। हमारे मुल्क ने उनको दंदान शिकन जवाब दिया। ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा ऐसे ही। और बिल्कुल जी, जब जो मुहिम वतन पाकिस्तानी होते हैं उनके फिर यही जज्बात होते हैं। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमने शायद दांत खट्टे करना तो बहुत छोटी बात है, हमने तो दांत तोड़ दिए वो अच्छा, लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ से जो गीदड़ बन के आते हैं अभिनंदन, वो भी वहां जाके शेर, अच्छा वैसे उसको तो मुझे लग रहा था प्लांटिंग की गई है कि नहीं बोलोगे तो उड़ा देंगे, तो वो तो खैर इनकी घटिया साजिश जो इनकी इंडियन आर्मी उनकी है। अच्छा जी, साथ साथ अब आपसे क्वेश्चन है कि हम ये देख रहे हैं कि जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो बैंक अल-फलाह का ताउन था, ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ गालिबन रमज़ान में इसका इनकाद किया गया। नहीं, मेजर जो हमने चीज़ों को फॉर्म्ड किया, जो किया ना, बड़ा हमने जो डेली बेसिस पर आप हमारे साथ सहरी ट्रांसमिशन में होते थे, और उसका सरा दोनों को जाता है, बैंक अल-फलाह और कदीरी साहब को, शुजात रईस कदीरी साहब को, कि हम सहरी करते थे इनके सर पे। इनको नहीं, उस वक्त तो सालिद जाफ़र नहीं थे ना हमारे साथ जब मैं सहरी करता, मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ। उसके इस बाद जब आप आए रमज़ान में, तो अब इसका तो ये एक ऐसा जरिया है बैंक अल-फलाह का कि ऐसे लोगों से मिलवा रहा है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीख कर फिर हम आगे सिखाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बैंक अल-फलाह आप दोनों का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसकी हम इंफॉर्मेशन चाहेंगे कि बेनिफिट फॉर द व्यूअर्स, कि इसका बैकग्राउंड क्या है बैंक का। देखिए, बैंक अल-फलाह जो है, एक्चुअली ये एक आगा हसन आबदी साहब ने यूनाइटेड बैंक कायम की। जब 71 में भुट्टो साहब ने आन के कहा कि नेशनलाइज करूँगा बैंकों को, तो उन्होंने सीधा सीधा
एक BCCI के नाम से बैंक खोला। ये जो इस वक्त बैंक अल-फलाह है, ये एक्चुअली BCCI की ब्रांच होती थी पाकिस्तान में। ओके। जब वो भी ख़त्म हुई, BCCI बंद हुआ, तो ये हबीब क्रेडिट एंड एक्सचेंज बैंक हो गई, गवर्नमेंट के पास आ गई। अच्छा, उसके बाद ये अब बैंक अल-फलाह आई है। लेकिन मैं ही समझता हूँ, मैं उस बिल्डिंग के अंदर एक दफ़ा गया हूँ, लेकिन चूँकि मैंने BCCI में बाहर काम किया हुआ है, तो मेरी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस बैंक से। मैं एक दफ़ा अंदर गया हूँ, लेकिन उसको मैं देखता हूँ, आई फील प्राइड। उस बिल्डिंग को जब मैं देखता हूँ, वो एक सिंबल है कि पाकिस्तानी बैंकर जो थे आगा हसन आबदी, वो क्या कर सकते थे। अगर वो इनकैपेसिटेटेड नहीं हो जाते, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो ये BCCI बंद नहीं होता। यहूदियों ने साजिश की, एक गलती ये हो गई कि एक वहाँ पर अमेरिका में बैंक खोलने की, ब्रांच खोलने की वो नहीं मिल रही थी, तो वो परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, अमेरिकन गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक बैंक ख़रीद लिया वहाँ, फर्स्ट अमेरिकन बैंक। अच्छा, ओके। हाँ, उसमें 2 पाकिस्तानी अफसरान भेज दिए गए, बाकी सब अमेरिकन थे। लेकिन ये कि वो CIA लगी हुई थी पीछे, उन्होंने उसकी वजह से इनको फांसा। फिर फ्रांस में एक जगह CIA के आदमी ने आन के कहा कि भाई ये फ़लाँ को ये कर दो, तो ये कर दो, तो फिर उसका वो खमियाजा भुगतना पड़ा कि वो पकड़े गए वो लोग, 2-3 अफसरान बैंक ने पेनल्टी दी, सब किया। लेकिन ये कि बैंक वॉज इन गुड शेप। ये इन्होंने BCCI बंद किया। लेकिन बहरहाल ये जो है बैंक अल-फलाह, ये मुझे ऐसे ही लगता है जैसे वो मेरी अपनी बैंक है। तो ये BCCI, ये बैंक अल-फलाह का वो बैकग्राउंड है। माशाल्लाह। अच्छा जी, बताइएगा कि बैंक अल-फलाह की कितनी ब्रांचेस और क्या इनकी ब्रांचेस ओवरसीज भी हैं? देखिए, इनकी तकरीबन 1100 ब्रांचें हैं पाकिस्तान में। 33 ब्रांचेज इनकी 2025 में खुली हैं। अच्छा, इनकी ब्रांचें अफगानिस्तान में हैं, बहरीन में हैं, UAE में हैं और बांग्लादेश में हैं। लेकिन वो बांग्लादेश वाला उन्होंने अभी बेच दिया है, $45 मिलियन में बेच रहे हैं या बेच दिया है। वहाँ वो ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ की एक बैंक है, उसको वो हैंड ओवर कर रहे हैं। मतलब मर्ज हो रहा है उसमें। हाँ, वो वहाँ, तो अब डेफिनेटली वो कहीं और खोलेंगे। लेकिन ये कि 1100 ब्रांचें 240 कंट्रीज़ में। अच्छा, 1100 ब्रांचेज़ में से तकरीबन 40% इस्लामिक बैंकिंग करती हैं। ठीक है। तो इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी हेल्दी है। ये इनका वो है सिलसिला ओवरसीज़ ब्रांचेस का, और 240 शहरों में हैं। ये पाकिस्तान के 240 शहरों में हैं। माशाल्लाह। अच्छा, नहीं वैसे तो वसी नेटवर्क है बैंक अल-फलाह का, और बैंक अल-फलाह का जो आप मशीन के अंदर कैश जमा करवा सकते हैं, जो CDB कैश डेबिट मशीन जो है, वो भी बैंक अल-फलाह के मेजर ब्रांचेस में हमने देखी है, जो कि नॉर्मल में नहीं है इतनी ज़्यादा। अच्छा, what have been their financial result and what they have contributed to Pakistan economy? पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है बैंक अल-फलाह का? देखिए, बैंक अल-फलाह का फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो जो 2025 के हैं, जो कि पब्लिश भी हुए हैं, इसमें इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द टैक्स $28 बिलियन है। 28 बिलियन रुपया है, डॉलर नहीं है। अच्छा, दूसरा इनके डिपॉजिट्स 2.5 खरब, जबरदस्त, 2.50 ट्रिलियन। और इनके जो लोन्स हैं वो 1.15 ट्रिलियन हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इनका जो पैसा है डिपॉजिटर्स का, वो तकरीबन 1 खरब से ज़्यादा इनके पास वैसे मौजूद है दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है। इन्होंने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को ₹10.5 हर शेयर पे दिया था। ज़बरदस्त। शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू ₹10 है, लेकिन मार्केट वैल्यू ₹110 है। तो तकरीबन ये जो ₹10.5 है, वो तकरीबन 9% आ जाता है। लेकिन देखिए, शेयर की वैल्यू बढ़ती रहती है, वो अलहदा गेन है। ठीक है। तो ये रहा इनका।
और जनाब अली अर्निंग पर शेयर इनकी जो थी वो 17 रुपीस थी। अच्छा, एक वो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ठीक है, ये हर बैंक को रखना पड़ता है, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो इनका वो तकरीबन 16% के पास करीब है, जो कि ये होना चाहिए 6% के करीब। कैपिटल एडिक्वेसी 16% है, तो ये भी बहुत अच्छा, इसकी लिक्विडिटी बैंक की बहुत अच्छी है कि ये अवेलेबल होंगे कि अगर किसी को कोई बड़े से बड़े डिपॉजिटर को हर वक्त पैसा दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने जो स्टार्ट किया है, देखिए फ्लड जो आए थे हमारे पाकिस्तान में, उसमें इन्होंने तकरीबन 4.2 बिलियन यानी रुपया इन्होंने अब तक पाकिस्तान में दिया है माशाल्लाह। उन फ्लड इफेक्टीज के लिए, जिन लोगों को घर बह गए या मवेशी बह गए, उनके लिए उन्होंने 4.2 बिलियन इन्होंने अब तक दिया है। और इनका जो एक CSR होता है कि वैसे वेलफेयर के जो काम करते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पिछले साल इन्होंने 470 मिलियन रुपया CSR किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च किया है, रफ़ाए आम माँ के कामों में। तो ये इनका वो है। कहने को बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो आप शॉर्ट टाइम देते हैं तो उसमें बस शॉर्टली हम ये लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले कि बैंक अल फलाह इज़ गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स कि आपको सुबह लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कैश आप इजीली जमा करवा सकते हैं, बिल आप इजीली पे कर सकते हैं, ऑनलाइन तमाम चीज़ें फ्री हैं, चेक बुक फ्री है, आपका डिपॉजिट फ्री है, एवरी ब्रांच इज़ योर ब्रांच वाला सिस्टम इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो ऑल्दो इट्स ए गुड बैंक, और मेरे लिए तो बहुत बेस्ट बैंक है, क्योंकि हम वो चीज़ कर रहे हैं जो कि अगर हम दूसरे लोगों को देखते तो नाच गाना बड़ा आम हो गया हर जगह पे, ये तो उस्ताद मोहतरम भी ये कहेंगे, लेकिन उसमें इस्लामी चीज़ों को सामने लेकर आना और इम्तजाज करना, जिसके मास्टरमाइंड हमारे साथ बैठे हैं कि हमने दीन को भी साथ लेकर चलना है और दीन के साथ रिलेट करके दुनिया को भी जन्नत बनाना है। तो वो चीज़ें तमाम अल फलाह, बैंक अल फलाह के हम बड़े मशहूर हैं। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जी शान हसन। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम दोबारा अब कदीरी साहब की तरफ आते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी कैद टाइम की है। ऐसे ही है, टाइम बड़ा कीमती है, सब चीज़ों को कंक्लूड करना पड़ता है। ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक अल फलाह का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला उनके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ल शाइम मालूम मिल्लक रब्बि अरनी बेजमालिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, अल्लाह के नाम से जो चीज़ शुरू होती है उसमें अल्लाह की हिमायत शामिल हो जाती है। हर मुसलमान जब भी कोई काम का आगाज़ करता है तो वो अल्लाह रसूल को मद्देनज़र रखता है। फिर ज़माना हमने अल्लाह और रसूल को भूल चुके हैं और शिकस्त हमारा मुक़द्दर बन चुकी है। शिकस्त हमारा मुक़द्दर बन चुकी है। वो लोग जिनकी कोई वैल्यू नहीं है वो हम पर सवार हो गए हैं। गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से इतनी दुआएं हो रही हैं, इतनी जद्दोजहद हो रही है, काविशें हो रही हैं, लेकिन फतह हासिल नहीं हो रही। उसकी वजह है, देखिए, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जंग लड़ी थी तो रात भर अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी, रो रो कर, ऐसे ही है कि या अल्लाह, हम मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अगर हमें शिकस्त हो गई तो तेरा नाम लेवा कोई भी नहीं होगा। ठीक है। और आंसू बहाए थे नबी ने
जब नबी के आंसू निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जलाल में आ जाती है। और इतनी बड़ी अफवाज को शिकस्त फाश हुई थी जो 1000 की तादाद पर मबनी थे और तमाम तर असला से लेस थे, जबकि हमारे जो मुसलमानों के पास असला भी नहीं था, तादाद भी कम थी। अल्लाह ने फतह कामिल अता फरमाई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स का निशानदही करी थी कि अबू जहल यहाँ मरेगा और फलाना यहाँ मरेगा फला, वो बिल्कुल सेम पोजीशन वहाँ पर क्रिएट हो गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फतह नसीब फरमाई। देखिए, जब फतह खाना काबा हुआ, ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुई और फातिहाना तौर पर आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। लोग समझ रहे थे कि अब जो है जिन लोगों ने हुजूर को तंग किया है, परेशान किया है, उनकी बदबख्ती आ गई। सब डरे हुए थे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखाज़ा ये पेश किया कि सबको माफ़ी है, सबको माफ़ी है। और जो अबू सुफियान के घर में आ जाएगा, पनाह ले लेगा, उसको भी माफ़ी है, जो कि अबू सुफियान दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के हवाले से ये साबित किया कि मुसलमान का शेवा माफ़ी देना है। आज हमारी आंखों के आंसू जो है ना वो खुश्क हो चुके। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करते, वरना फतह हमसे दूर नहीं है। अब कितने लोग हमारे गज़ा और फ़लस्तीन में शहीद हो रहे हैं। हम तकलीफ़, वो लोग जो अल्लाह से मुंसलिक हैं वो तकलीफ़ झेल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को परवाह भी नहीं है इन चीज़ों की। यहूद और नसारा जो है मुसलमानों की ख़वातीन के साथ वो कुछ जुल्म उठा रहे हैं जो आप बयान नहीं कर सकते। शराबों की बोतलें उन पर फेंक कर उनसे मतलब गलत काम किया जा रहा है। वो औरत मुसलमान की जिसके लिए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी, और वो फातिमा की बेटी है। वो आज फातिमा की बेटी किस हाल में है, वो हमारे अमाल की वजह से है। फ़लस्तीन, हमारे फ़लस्तीन और गज़ा की बात, एक बात मैं यहाँ पे मुस्ताद मोहतरम, एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की जहाँ आपने बात की ना, तो अल्लाह कहता है कि मैं दिखाता हूँ, मुझसे मांगो। यही नेतन्याहू जिसने कहा कि जब मुसलमानों के बच्चों को मार रहा था, मैं थोड़ा सा विद सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जब बच्चों को मारा था तो इसने कहा कि तुम इनको बम मारो, मेरे पड़ोसी का कुत्ता शायद प्यासा है, उसको मैं पानी पिला कर आऊं। ठीक है, आपने कुत्ते से तशबीह दी, कोई मसला नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। आज वही नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान क्राइम कर रहा है, जंग के अंदर आबादियों पर नहीं मारा जाता। उसी का स्टेटमेंट है कल का, अगर आप उठाकर पढ़ लें। उसी ने खुद कहा कि मैं ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो जाए तो फिर मैं ये मुहिम चलाऊंगा कि इसने मेरे मासूम लोगों को क्यों मारा। तो जो फ़लस्तीन में गज़ा में मरे, शहीद हुए, मरे तो नहीं, जो शहीद हुए उनका खून पानी था? नहीं जी, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से दाना और बीना है, ऐसे ही उससे कोई चीज़ छुपी नहीं। 18,000 में मुतअद्दिद अपने बयानात में बता चुका हूँ कि दुनिया कायनात में 18,000 आलम हैं जिसको अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। ठीक है ना, तो अल्लाह हर एक की सुनता है। जब हम किसी मुहिम पे निकलते थे तो अल्लाह के नाम से, अल्लाह से फरियाद करके, दुआ करके निकलते थे। आज ऐसा नहीं है, हम शैतानियत में घिरे हुए हैं। हमारे लोग जो है वो शराबे पी कर मतलब ये कि लड़ रहे हैं, तो कहाँ से उनको फतह हासिल होगी। ठीक है, मैं हज़रत पिछली जो नशिश थी उसमें मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहा था, वो थोड़ा सा रह गया था। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। यहाँ पर एक सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है, और फिर क्योंकि मेजर साहब बैठे तो उनसे बात करके फिर आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक भाई ने पूछा है कि आपसे कांटेक्ट पीटीवी में कैसे किया जाए, आप पीटीवी में किस वक्त मौजूद होते हैं नात के हवाले से? तो देखिए, जब ओकेजनली कोई प्रोग्राम होता है तो जाता हूँ, और वैसे कोई मीटिंग वगैरह होती है तो जाता हूँ। वैसे तो आपको फिर ये है कि हमारा जुमेरात का प्रोग्राम नहीं, बुध का प्रोग्राम है ना, बुध के दिन फिर अगर आप तशरीफ लाएंगे तो यहाँ पर देखिए मिलना एक चीज़ ये होती है, लेकिन गले पढ़ के फिर बातें पूछना वो चीज़ें अजीब हो जाती हैं। तो मैं ये जरूर कहता हूँ, पूछे जरूर, ये बैठे हैं, एकेडमी है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा कि एकेडमी है, तो एकेडमी जी कुछ बोलना चाहेंगे? स्क्रीन पे इनका मोबाइल नंबर दे दीजिए,
ये मुझे फिर वो छोड़ेंगे नहीं फोन करके अगर मैंने दे दिया, ये रात सो गए मेरा नाम बदल के। स्क्रीन पे इनका नंबर दे मैं वही स्क्रीन पे दिया तो नहीं, कहीं कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। हाँ, नहीं एक ऐसा नंबर लेते जो आप बंद भी कर सकें, वरना फैमिली के पास जो नंबर था। जी मेजर साहब हमारे साथ मौजूद है। मेजर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब हम हालात को कैसे देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सालिसी का जो किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि दरिया हुर्मुज़ से पाकिस्तान के फ्लैग जिस पे लगे थे उनको सल्यूट करके जहाज़ों को भी रवाना किया गया, और अब हम ये सुन रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से ये बयान आया है कि ठीक है पैसा दो, अपना जहाज़ लेकर जाओ, हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। तो इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार अभी तक पॉजिटिव जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम रहा है इस रीजन के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का नेबर भी है। ऐसे ही और पाकिस्तान इस्लामी उम्मा के अंदर इस वक्त लीडरशिप रोल में है, नंबर 1 पे है दिफाई सलाहियतों के एतबार से। उसके बाद तुर्की, इजिप्ट और इंडोनेशिया इनके नंबर आते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी म्यूचुअल दिफाई का एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मरहला था कि इसको बैलेंस करे, इसलिए पाकिस्तान ने ये सालिसी की कोशिशें स्टार्ट की। दूसरी बात ये है कि ये जो हमलावर थे अमेरिका और इसराइल, ये एक एग्रेशन था और जिसको पाकिस्तान ने हर फोरम पर कंडेम किया। हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने तो बहुत खुलकर इस पर बात भी की कि ये किस तरह से इन्होंने एक जुल्म का बाजार गर्म किया है इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर। एक्सक्यूज़ मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो एफर्ट स्टार्ट की उसके अंदर आप देखिए कि बाकी जो मुल्क है वो शामिल हो गए, जिसमें तुर्किया है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना भी गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि देखें जंग एक जो है ना डायनामिक्स होती है। हमें फ़ौज में पढ़ाया जाता है कि जो जंगी होती हैं ये आसपास के एरिया में फैलती हैं, एक्सटेंड होती हैं, और उसको ये फ़ौज की ज़बान में कहा जाता है कि ये जंग सक करती है, अपने अंदर चीज़ों को खींचती है। इसी तरह से अमन की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि अमन जो होता है, जिस जगह पे सीज़ फायर हो जाए तो इसकी भी ये खुसूसियत है कि ये अपने अंदर जो है वो आसपास के इलाकों को खींचता है, यानी ये भी फैलता है। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ठीक है उनकी तरफ से 15 नुकात, उधर से 5 नुकात, उधर से 20 नुकात, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा बैठ जाते हैं तो जो हाँप रहे होते हैं उनको अगर एक दफ़ा आप बिठा दें तो, और सीज फायर थोड़ी देर के लिए भी हो जाए तो उसको दोबारा शुरू करने के लिए बड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। वो दोबारा से ऐसी होता है जैसे नई जंग शुरू है। तो पाकिस्तान इस कोशिश में कि एक दफ़ा सीज फायर हो जाए, फिर आपस में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। वो कहते हैं जी 15 नहीं, अभी 5 हमारे हैं, वो कहते हैं 5 हमारे नहीं, अब 3 हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं और पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा मसला ये कि इसराइल का मसला है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट नहीं है, अमेरिका इसराइल की जंग लड़ रहा है। तो इसराइल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मजहबी है। अमेरिका का तो था कि कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिसमें उसका सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव है वो ये ना तो रिजीम चेंज करना था, ना कुछ यूरेनियम था। उनका असल ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका का था वो ऑयल है, किसी तरह खार्ग आइलैंड पे कब्जा कर लें या इनके ऑयल टर्मिनल्स पे कब्जा कर लें, जो हुआ नहीं। जो अभी भी उनका प्लान है मेरे हिसाब से, अभी भी वो कर रहे हैं और मेरे हिसाब से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका खार्ग ही है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो इसराइल का है, बेसिकली इसराइल का मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहते हैं हमारे अलावा सारी दुनिया जो इंसान है वो जानवर हैं, उनको आप मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका ये है कि एनिलेशन करना यानी तबाही बर्बादी, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सिवाय ये कि जी मुसलमान मुल्कों को एक के बाद एक आप तबाह करते जाएं। लेकिन मेरे साहब अभी जो एक स्टेटमेंट उनके अपने लोगों की स्टेटमेंट सामने आई है कि क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देते अपने लोगों की स्टेटमेंट को, कुछ चीज़ें जो लीक आउट हुई हैं उसमें ये भी है कि उन्होंने कहा कि ये बैठकर नेतन्याहू कहता है कि हमने जंग जीत ली, ईरान तबाह कर दिया, और वो इतनी बमबारी कर रहा है कि अब हम मर गए, हमें नेतन्याहू नहीं चाहिए, इसको उतार दो। तो ये तो आपकी अपनी आ रहा है कि आपकी आवाम आपके खिलाफ खड़ी होगी। कि दोनों मुल्कों में, अमेरिका में भी इसराइल में भी इस वक्त इंटरनल प्रेशर बहुत बढ़ गया। आप देखें 70 लाख लोगों ने मुजाहरा किया अमेरिका के अंदर। कोई छोटी इतने बड़े मुजाहरे तो दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं हुए, ऐसे ही ठीक है, नो किंग के नाम से, ठीक है। और बर्नी सैंडर्स ने उसकी कॉल दी, जो अमेरिका के कंटेस्टेड थे ये इसके साथ, ट्रम्प के साथ प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर। दूसरी तरफ ये इसराइल के अंदर आप देखें कि उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि जी हमारी आर्मी गिर सकती है अगर हमें और बंदे नहीं मिले और ये ज़्यादा अरसे प्रोलॉन्ग किए, हमारे पास इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए हैं। फिर नेतन्याहू को इंटरनल प्रेशर है, वहाँ भी मुजाहरे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और तिल अबीब और उसके आसपास के जो इलाके हैं आप देखें कि वो खंडर बनते जा रहे हैं। और बिल्कुल वही हाल है जिस तरह से इन्होंने गज़ा का हाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने उनका वही हाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों मुल्कों पे प्रेशर है, वो अमन की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो लीडरशिप है दोनों की, नेतन्याहू उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तिल अबीब खंडर बन जाता है, ट्रंप उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि अमेरिका का क्या हाल होता है, कितना पैसा खर्च होता है। वो बदमाश है, वो कहता है कि जी बस हमने किसी तरह से जो है ईरान को इतना तबाह करना है। और अमेरिका का तो जो वो बिजनेसमैन है, क्योंकि ट्रंप उसका पॉइंट है कि जी मैं किसी तरह खार्ग पे कब्जा कर लूँ और ये सारा तेल मेरे पास आ जाए और मैं बेचूँ वेनेजुएला की तरह, और यहाँ से चाइना और रशिया मुझसे ख़रीदें। तो ये इस तरह की एक पूरी गेम प्लान बनी हुई है।
पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इसमें दोनों लेकिन एक घुटने भी तो टेकने पड़े ना कि ईरान के ऊपर से पाबंदी हट गया, वो अपना तेल सप्लाई कर सकता है, मार्केट में सेल आउट कर सकता है, वो भी तो ट्रम्प ने हटाई ना अपनी टाइमिंग हटाई है। और भी स्टैंडर्ड जो शिप्स हैं जो समंदर में फिर रहे हैं जिनमें ऑयल है रशिया के भी या ईरान के भी, तो वो सेल कर सकते हैं, वो उन्होंने उस तरह की जो हटाई है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन मेन सैंक्शंस तो खैर उन्होंने नहीं हटाई हैं, लेकिन अल्लाह करेगा कि कोई रास्ता निकल आएगा तो गिव एंड टेक में ये सैंक्शंस भी इंशाल्लाह हटेंगी। और जिस तरह ओबामा के साथ एक डील हुई थी ईरान की, हो सकता है वो दोबारा डील हो जाए। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि अमेरिका जो है, ट्रम्प साहब की पूरी कोशिश है, हाँ अनलेस कि उनको इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाए कि वो ना कर सके, उनका टारगेट है खार्ग खार्ग खार्ग। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है शहजादा मोइन भी, इन्होंने ज्वाइन किया, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। PSL 11 आज किसका मैच है? आज मुल्तान सुल्तान हैदराबाद किंग्स मैन के ख़िलाफ़ खेल रही होगी, लेकिन इससे कबल अगर हम कल के मैच की बात करें जहां बारिश की नज़र हुआ, और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा नुकसान हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अगर एक पॉइंट्स दोनों को मिले, दोनों को मिल गए, लेकिन मैं समझता पॉइंट टेबल पे उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे आ गई है, और इसका फ़ायदा कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी को रहा जहाँ पर पॉइंट्स उनको मिले। लेकिन साथ साथ इस टूर्नामेंट में अब तक जो मसाइल नज़र आ रहे हैं वो सबसे बढ़कर है। आपने देखा कि लाहौर कलंदर्स के ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान पर 2 मैच की पाबंदी लग गई, नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद हो गया, हसन अली पे 10 लाख रुपए के जुर्माना है, शाहीन शाह आफरीदी पे 10 लाख रुपए का जुर्माना है। क्योंकि कल आपने बताया कि उन्होंने अपने गेस्ट को बुलवाया जो कि सिक्योरिटी सिकंदर रजा और शाहीन शाह आफरीदी जिस होटल में दोस्त थे, उनके दोस्त थे, 4 दोस्त आए हुए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की मिलने की, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ा, और जिसकी बिना पर उन्हें ये जो है सज़ाएँ हुई हैं। सज़ाएँ तो नहीं कह सकते, पाबंदियाँ लग गई हैं उन पर और जुर्माना भी हो गया है। तो लेकिन यहाँ पर अब समझता हूँ मैं कि इस वक्त 7 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और उनमें 7 मैचेस के अंदर अब इब्तदाई 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर अब बहुत सवालिया निशान खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनमें सबसे नुमायां नसीम शाह नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने एक छोटी सी ट्वीट की, और ट्वीट भी उनके सोशल मीडिया की जानिब से की गई थी, और उसके 15 मिनट के बाद जो है हमने देखा वो ट्वीट डिलीट भी कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि उस पर सिर्फ एक ट्वीट पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, मैं नहीं समझता कि शायद एक प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर है उन पर आयद होना चाहिए। अच्छा, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ट्वीट पर 2 करोड़ का जुर्माना और बंदे बुलाने पर 10 लाख का जुर्माना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल नहीं? देखिए, ट्वीट इसलिए कि वो खुद उसने तो किया नहीं, नसीम शाह ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से वो चीज़ जारी हुई। और लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जान पहचान और सिकंदर रज़ा, जिस तरह, हालांकि सिकंदर रज़ा ने अपने मेहमानों को बुलाया था और शाहीन शाह आफरीदी उनके साथ थे उस वक्त, और शाहीन ने कहा, उस वक्त प्रोटोकॉल ऑफिसर जो थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे इस बंदों को आने दिया जाए। लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होती है पाकिस्तान सुपर लीग, बल्कि कोई भी इवेंट हो रहा हो उसमें बाकायदा प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है, लेकिन वहाँ उन प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ा और इनकी बिना पर ये जुर्माना हुआ। लेकिन साथ साथ है जो नसीम शाह, क्योंकि नसीम शाह इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट हैं, और क्योंकि 2 करोड़ रुपए उन पर जुर्माना हुआ, तो लेकिन साथ साथ जो साबका अब प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी गैर मुल्की प्लेयर्स, वो सब अब हिमायत में बोल रहे हैं नसीम शाह के कि एक छोटी सी ट्वीट पर 2 करोड़ रुपए का हर्जाना, मैं समझता हूँ सभी कह रहे हैं कि बेहतर नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। छेड़छाड़ पर हमने देखा कि बॉल पर फ़खर जमान पर भी 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई, और इसका नुकसान ये लाहौर कलंदर्स को भी होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर्स अब 2 मैचेस यहाँ पर इतना आसान नहीं है फ़खर के ख़िलाफ़, फ़खर के बगैर खेलना। और जब फ़खर के बगैर खेलेगी, क्योंकि इस वक्त पावर प्ले के अंदर हम देख रहे हैं कि फ़खर बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्होंने निफ सेंचुरी भी स्कोर की हुई थी पिछले मैच में, तो यहाँ फ़खर को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ बॉल छेड़छाड़ पर उन्हें टीम से अब 2 मैचेस से हाथ धोना भी पड़ेगा, और इसका नुकसान कप्तान शाहीन शाह आफरीदी को भी होगा, क्योंकि पावर प्ले का इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स की जानिब से जो है ना फ़खर जमान बहुत अच्छा करते थे, और जब फ़खर नहीं होंगे तो अब देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स इस वक्त लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे एज ए ओपनर, और फिर उस किस्म का कारकर्दगी दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की एक अहमियत भी चल रही है जिशान, वो ये है कि
अभी ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर हैं जंपा, और वो आईपीएल छोड़कर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आईपीएल छोड़कर वो पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान ने सुपर लीग को बहुत अहमियत दे रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे बहुत से सवालात उनसे होते रहे तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने पाकिस्तान सुपर लीग इसलिए ज्वाइन की कि यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से पैसे मिल रहा है, यानी कि आईपीएल से ज़्यादा उन्हें यहाँ जंपा को पैसे मिल रहे हैं। और जबकि उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुझे अपनी कारकर्दगी की बिना पर जो है ना आईपीएल में वो पैसे नहीं मिल रहे थे। तो अब आप सोच लें कि एडम जंपा इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर में शुमार होता है ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम की नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ अहमियत बढ़ाती है पाकिस्तान सुपर लीग की, और जब अहमियत बढ़ती है तो आप समझ सकते हैं कि आईपीएल से कहीं ज़्यादा मांग जो है ना मैं समझता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग की जा रही है। और आज आप बात की है कि आज मैच जो मुल्तान और हैदराबाद किंग्स मैन का खेला जाना है। आज हैदराबाद कारकर्दगी दिखाएगी। देखिए मुसलसल 2 मैच में तो नाकामी हो गई है, टीम जेल होने में थोड़ा सा टाइम अच्छा, लगता है। सवाल यह है कि आज हैदराबाद का मैच है तो 2 का अगर मुआवजा करते हैं तो दोनों में फिगर आउट सेम रहा, या एक में पहले में क्योंकि पहली दफा खेल रहे थे तो प्रॉब्लम थी, लेकिन दूसरे में दोनों मैच सेम वो खेल के चले गए और कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी मैं नहीं समझता कि हैदराबाद की नज़र आ रही है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि हैदराबाद, क्योंकि मुतअद्दिद प्रोग्राम में मैंने यही आपसे बात की कि हैदराबाद किंग्समैन इसलिए नीचे की तरफ जा रही है कि उनके जो 5-6 प्लेयर्स हैं ना, वो अमेरिका में जो किंग्समैन के नाम से जो इन्होंने इंक्लूड किया है हैदराबाद किंग्समैन, तो किंग्समैन एक हैदराबाद में लीग खेल रही होती है टीम, जिसके ऑनर भी हैदराबाद के ही ऑनर है। और वो 5-6 लड़के जो इस वक्त माजी में पाकिस्तान से खेलते थे वो अमेरिका में खेल रहे थे, तो वही 4-5 लड़के जो इस वक्त हैदराबाद किंग्समैन में खेल रहे हैं, और जिनका मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान की बिना पर अब तक 2 मैचेस में वो टीम जेल नहीं हो पाई। फिर उनके कप्तान, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सी चीज़ों को अहमियत देती है और देती भी नज़र भी आ रही है, तो वहाँ अगर बेहतर होता लबशीन की जगह अगर कप्तानी साइम अय्यूब कर रहे होते तो कुछ फ़र्क निशान मैं समझता हूँ कि आता और हैदराबाद किंग्स कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा पाती, क्योंकि लबशीन को वहाँ पर भी इतनी क़यादत का तजुर्बा नहीं है, और इस तजुर्बे की बिना पर मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है। अगर साइम खेल रहे होते या कप्तानी कर रहे थे कुछ फ़र्क होता, और फिर साइम और उस्मान खान इन दोनों में से मैंने अब तक देखा है कि कोई ख़ास कारकर्दगी दोनों की नहीं रही है। और जब दोनों की कारकर्दगी नहीं होगी, पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा नहीं होगा, तो वो टीम किस तरह जेल होती हुई नज़र आएगी, किस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में आगे की तरफ आती हुई नज़र आएगी। कराची किंग्स के साथ मुकाबला कब है? अभी तो टाइम है कराची किंग्स की, क्योंकि हैदराबाद और कराची का मुकाबला हम देखेंगे। देखिए कोयटा कराची का तो देख लिया आपने, कोयटा कराची का तो देख लिया, हैदराबाद और कराची का। जी बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। देखिए, आपने PSL के बारे में बात की, माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन तजज़िया किया। ये माशाल्लाह सीनियर एंकर भी हैं। और मगर हाँ, देखिए हर मुल्क अपने बड़े प्लेयर्स का बड़ा नाम करता है। ब्रायन लारा हुए, सोबर्स हुए, वहाँ पर इंडिया के जो कोहली हैं, राहुल द्रविड़ हैं, नहीं वो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर, और एक और वो जो गवास्कर जी, ये सारे लोग थे हमारे यहाँ। मैंने देखा है खेलते हुए, हनीफ मोहम्मद का नाम हमारे यहाँ कहीं नहीं लिया जाता। देखिए हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी कैप दी जा रही है इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, इससे बढ़कर शख्स जिसने वेस्ट इंडीज में जब हेलमेट नहीं होते थे और वेस्ट इंडीज वाले बेईमानी करने में मशहूर थे, उस वक्त उसने 16 घंटे से ज़्यादा क्रीज पे खड़े होकर 337 रन बनाए, जो आज के 500 रन से भी ज्यादा। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह भी पहले कहा कि हनीफ मोहम्मद एक बड़ा नाम पाकिस्तान का, और मैं समझता हूं कि लेजेंडों में है वो पाकिस्तान के, और इसी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग सिर्फ ये 11 नहीं, इससे कबल भी हमने देखा कि हनीफ मोहम्मद कैप दी जाती है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है प्लेयर्स की पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, वो कैप डोनेट की जाती है वहाँ पर प्लेयर्स को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये एक एजाज़ हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हनीफ मोहम्मद, शोएब मोहम्मद, एक अजीम नाम है ये सारे। अच्छा भाई एक मिनट आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मेरे साहब आपके लिए सवाल ये आया है, क्योंकि कॉलर ने 3-4 दफ़ा कॉल कर चुके हैं, वो कॉलर फिर गुस्सा हो जाता है हमारे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ आपकी नज़र में कितने दिन और ये जंग चल सकती है? देखिए मेरे हिसाब से तो ये जंग थोड़ी सी चलेगी, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान का मुआहदा नहीं होता तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। ठीक है।
लेकिन ईरान ने अच्छी मूव कर दी है कि उसने उसकी जो कैबिनेट है या पार्लियामेंट है उसने अप्रूव कर दिया कि जी हम टॉल लेंगे जो भी जहाज़ जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरेंगे, तो वो बहुत बड़ी आमदनी का ज़रिया बन सकता है ऑल्टरनेट, क्योंकि ईरान की जो 90% ऑयल है जो यहीं से जाती है खार्क से, तो अमेरिका पूरा प्लान बना के बैठा हुआ है और फोर्सेस बुलाई हुई हैं जो उसने खार्क के ऊपर कब्ज़ा करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो माहिदा हो जाता है तो ये जंग 2 हफ्ते से ज़्यादा और नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका प्लान कर लेता है जैसे ट्रम्प का है कि जी वो ऑयल लेके जाएगा तो फिर खार्क पे कब्ज़ा करता है, तो फिर ये जंग बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी और काफ़ी अरसे ये चलेगी। क्योंकि तमाम अरब ममालिक इसमें इंक्लूड हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो एयर बेसिस हैं, कुवैत में बड़ा हमले हुए हैं, दुबई में बड़े हमले हुए हैं, ओमान शायद अभी तक बचा हुआ, कतर में भी हो चुके हैं। तो क्या देखते हैं, क्योंकि इकॉनमी भी बड़ी डाउन हो जाएगी, क्योंकि ज़र मुबादला तो हमारे इन्हीं मेजर मुल्कों से आता है। जो इस वक्त मेन प्लेयर है ना वो अमेरिका, इसराइल और ईरान है। ना अमेरिका को इस बात की परवाह है कि अरब ममालिक के साथ क्या होता है, हमारी रेपुटेशन दाव पे लगी हुई तो उन्होंने ट्रम्प साहब ने जो वलिया शाह जो सऊदी उनके लिए पता है वो तो अभी जंग खत्म करने के बाद भी अगर वो उनसे मांगेंगे कि ये इतना खर्चा हो गया, ये सब लोग जनाब डिवाइड करो और फौरी तौर पर वाइट हाउस पहुंचाओ, तो ये सब लोग वहाँ पहुंचा भी देंगे। तो उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें ये पता है कि हम इस जगह के बदमाश हैं, ठीक है। पहली दफ़ा उनकी बदमाशी को इस तरह से चैलेंज किया गया है और ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, तो सऊदी अरब इस बदमाशी से निकल आया है। मैं समझता हूँ कि वो अब इतनी आसानी से दबेगा नहीं। लेकिन बाकी जितने मुल्क हैं छोटे छोटे से हैं, आपको पता ही है, ठीक है, इनकी इकॉनमी बड़ी है, कतर है, ये सब इसको पेमेंट भी करेंगे। और अमेरिका को इस बात से कतई नज़र कि इसको कोई परवाह नहीं है कि जी यूएई जो है तबाह हो जाता है, दुबई तबाह हो जाता है। अभी भी देखें दुबई ऑलमोस्ट तबाही हो चुका है, वहाँ से सारी दुनिया निकल चुकी है। ये बेसिकली टूरिस्ट हेवन थी जो ख़त्म हो गई है फौरी टाइम में, अब दोबारा बस्ती नहीं बस्ती अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं, अगर परवाह होती तो बहुत पहले करते। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है अमेरिका को, इजराइल को नहीं। लेकिन उसको रिटेलिएट बड़े सऊदीया की तरफ से तो कुछ बयान नहीं आया कि मैं कुछ भी करूं सऊदीया के वली अहद को मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे, ये तो उनके बयान है। किसने कहा? ये ट्रम्प ने कहा। नहीं, हाँ वो किस्मई एस उसने बोला। देखिए वो तो आपने देखा है कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। उसके ऊपर एक बुक भी शाया हो चुकी है जिसमें 27 लेकिन इन्होंने क्यों नहीं रिटेल, देखिए मैं अगर एक बात है कि रिटेलिएट इसलिए है कि उन्हें पता है कि ये एक पागल आदमी, ये तो रोज़ाना कोई ना कोई बयान देता है। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान या आप सऊदी अरब को कह लें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट करके वो इस वक्त सेफ हो चुके हैं। जिस ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, पाकिस्तान वो न्यूक्लियर बना के आज से 30-40 साल पहले 97 में उसका तजर्बा भी कर चुका है। और आप सोचें कि कितना आगे हम आ चुके होंगे। बिल्कुल ऐसे तो ठीक है, तो वो तो उसने तो बनाया नहीं, तो उसका क्या हाल कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ चैलेंज ना अमेरिका कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। पाकिस्तान को तो खैर हमारे हाफिज साहब ने कहा, जब 98 का उन्होंने हवाला देने के बाद उन्होंने कहा कि पहाड़ियां याद हैं जिनका रंग हमने बदल दिया था। हाँ। तो ऐसे ही तुम्हारी शक्लों का रंग हम बदल देंगे, तो हमारी तरफ तो सोचना भी नहीं आने का। तो इंशाल्लाह ये अभी सऊदी अरब सेफ है, लेकिन बाकी मुल्क अभी भी उसके दबाव में हैं। जब हाँ इनमें से चाहिए कि अगर ये लोग पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लेते हैं खामोशी के साथ, जैसे सऊदी अरब ने किया हल्के हल्के, तो ये उस दबाव से निकल सकते हैं। लेकिन ये बहुत डरे हुए हैं। आप देखिए जहाज़ तोहफे में देते हैं, औरतें खड़ी करते हैं, वो डांस कर रही हैं, बाल हिला रही हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, ट्रिलियन डॉलर तुम उधर लगाएंगे, हमारा जो भी पैसा आएगा भाई आपके पास लगेगा। तो इसलिए उन्होंने बदमाशी की हुई। ये एक बदमाश को भत्ता देते हैं सारे, मैं आपको बता। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर आ जाता है तो फिर वो भत्ता नहीं है, ठीक है। वो आप एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जो है वो आप जो है वो पेमेंट देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बगैर पेमेंट के भी आप देखिए कि ये मुमलिकत अरब जो पेनिनसुला है वो पाकिस्तान के लिए वैसे ही एक होली है और साइट है। और अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि ये जो जगह है ये हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दी है, पसंद फरमा ली। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज वैसे ही वहाँ मरने के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि देखिए पाकिस्तान के पास मसला था कि कल को इसी तरह से वो इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान की तरफ पोस्ट करते हैं, इधर इंडिया भी आ जाता है, इधर अफगानिस्तान भी आ जाता है। आप सोचें, सिनेरियो को विजुलाइज करें, कितनी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। अल्लाह ने क्या किया, सऊदी अरब का पूरा पेनिनसुला आपको दे दिया। सऊदी अरब वहाँ सबसे बड़ा मुल्क है। ये बात तो उसके छोटे छोटे नुक्ते नजर आएंगे, अगर आप नक्शा देखेंगे तो छोटा सा यूएई, छोटा सा एक डॉट कतर, बहरीन, इतना सा 20 किलोमीटर आप चलेंगे एक साइड से दूसरी तो ख़त्म हो जाता है। तो सऊदी अरब में सेकंड स्ट्राइक, अब वहाँ पर भी हमारी सारी फौज होगी, वहाँ पर भी हमारी, तो अब ये 2 जगह हैं और वहाँ से इजराइल करीब है।
इसराइल जो है वो उसी तरह थे जैसे बचपन में कहानी पढ़ते थे कि जी जादूगर का जो दिल है या जिन का जो दिल है या जो जान है उसकी उस तोते में है, तो वो तोता है जिसमें जान है, तो वहां से आप ऐसे करके ग्रेनेड मारेंगे ना तो तोता मर जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह अब पाकिस्तान अगले, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उसको बहुत अरसे के लिए सेव कर दिया। अच्छा जी, एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेजर साहब सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर वो शादी में चाइना बम फाड़ते हैं ना, अगर वो भी मार दिया तो बंकर में जाकर छुपेगा नेतन्याहू। तो पाकिस्तान की तो इतनी दहशत है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो ये बंकर में भी नहीं छुप सकते पाकिस्तान वहीं जाके मारेगा। वो आपने देखा कि पहाड़ रेजा रेजा अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते, तो ये बंकर वंकर की कोई हैसियत नहीं है न्यूक्लियर बम के सामने। बिल्कुल। हम यहाँ पे कदीर साहब आपसे मैसेज लेंगे इस बारे में, क्योंकि एक वो अच्छा मैंने एक जज्बा देखा कि जब हम बात कर रहे थे तो जो एक वो कहते हैं ना प्राउड मोमेंट हमारे सीनियर्स के तरफ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक जारियत का मुकाबला करता है, नहीं मुजाहरा करता है अगेंस्ट के कहीं गलत बात हो रही हो। देखिए अभी पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा किए हुए हैं, ठीक है, और किसी की इतनी मजाल नहीं है कि आसानी से पाकिस्तान पर निगाह डाल सके। एम आई राइट? बिल्कुल सही कहा। और उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा, 1000 बार, थिंक 100 टाइम नहीं, 1000 टाइम कि हम यहाँ पर हाथ डालें या ना डालें, क्योंकि यहाँ अगर हाथ डाल दिया तो वो हाथ कट जाएंगे, हाथ नहीं वो खुद दफन हो जाएगा, जो हाथ भी डाला जाएगा जबरदस्त जबरदस्त दफन हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक वाकया सुनाऊं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि एक औरत आई और कहा कि तुम अल्लाह के पास जाते हो तो अल्लाह से मेरे लिए पूछो कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, पूछा अल्लाह ताला से, मुख्तसर वाक़या, कितने टाइम, 1 मिनट से रह गया तो बस ये ख़त्म, 1 मिनट में मैं कर देता हूँ। तो पूछा कि ये मेरी उम्मत की एक औरत है, उसने पूछा है कि उसके नसीब में औलाद है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसके नसीब में औलाद नहीं है, ठीक है। कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को एक बच्चे के साथ देखा, तो बड़े परेशान हुए कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया था इसके नसीब में औलाद नहीं है। फिर दोबारा जब कोह तूर पर गए, कलाम हुआ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तो इंसान का गोश्त ला कर दो, किसी इंसान का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर एक के पास गए, सब ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। एक शख्स था, उसने कहा कि किस जगह का गोश्त अल्लाह ताला को चाहिए। तो उस शख्स ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो पेश किया, कहा कि ये किसने दिया? कि ना एक बंदा था ऐसा जो कूड़ेदान पर बैठा हुआ था, उससे मैंने कहा, तो उसने कहा कि अल्लाह को किस जगह का गोश्त चाहिए? तो वो उसने कहा कि जिस जगह का भी चाहिए, मेरे हर हिस्से का गोश्त ले लो। तो वो बंदे ने अल्लाह के नाम पर गोश्त दिया, हर जिस्म के हर हिस्से का। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम भी तो मेरे बरगुज़ीदा बंदे थे, तुम भी तो गोश्त दे सकते थे। तो मैंने उसकी दुआ से उस बंदी को औलाद दिए। तो अभी ऐसे लोग हैं अभी पाकिस्तान में जो अल्लाह से दुआ करें तो काया पलट दें दुनिया। बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। बैंक अल-फलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हमारे जो कहते हैं ना कि एनालिस्ट हैं, जो हमारे तज्जिया निकाल रहे हैं, जो बहुत अच्छी, शहजादा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस्ताद मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौलत भाई। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी तो तहे दिल से माज़रत हुआ। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ईरान के लिए और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ के अल्लाह तबारक व तआला हमें अमन से रहने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को वो ताकत दे कि दुश्मन डरे एक दफ़ा भी बात करने से। इसी के साथ अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल फिर मिलेंगे। अल्लाह नेगेबान।